Good afternoon, everyone. My name is Mayur, and I'm back again to discuss the today's newspaper article. Uh, as usual, we would be discussing 5 important articles, और इन आर्टिकल्स को हम सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. इसमें जो भी एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है जो जनरल पब्लिक के लिए होती है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है. हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा पर्पस सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उस आर्टिकल को पढ़ना है. So keeping that in mind, those of you who have been following the CNA regularly would now be familiar with हम सिर्फ हर आर्टिकल से 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हाईलाइट करते हैं और जो मेंस में यूज कर सके. आज के जो 5 आर्टिकल है उसको मैं पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ एंड देन विल डिस्कस देम इन डिटेल्स. फर्स्ट आर्टिकल जो है इट इज रिगार्डिंग अर्बन मलेरिया इमर्जिंग एज अ नेशनल कंसर्न. हेल्थ सेक्टर से डील करता है, अर्बनाइजेशन से और गवर्नेंस से भी डील करता है. सेकेंड आर्टिकल जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इसके बारे में पिछले 2 महीने से कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहा है. मोर और लेस सबका आर्ग्यूमेंट सेम ही है, बट इट इज इंपॉर्टेंट इसलिए हम इसको एज अ रिवीजन की तरह पढ़ेंगे. थर्ड इज टाइटनिंग ऑफ द ओपीएम बेल्ट. ओपीएम इन अ वे आप ओपीएम के थ्रू ड्रग्स बेल्ट के हम बात कर रहे हैं. तो इस आर्टिकल में एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ बातें बताई है कि ये सारी चीजों की तरफ ध्यान रखना जरूरी है, विच वी वुड बी डिस्कसिंग. बट अलोंग विथ दिस आर्टिकल वी शैल लुक एट सर्टन फैक्चुअल एलिमेंट्स जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. द फोर्थ आर्टिकल इज साइलेंट स्कॉर्च स्ट्रैंडलिंग childhood is in Andhra. It is regarding one very critical observation about child marriages जो आंध्रा में हो रहे हैं और वो धीरे धीरे चाइल्डहुड को कैसे खत्म कर रहे हैं उसको वो डिस्कस करता है. एंड द लास्ट वन इज फ्रॉम द एनवायरमेंटल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव. नीदरलैंड जो देश है उस देश में कुछ एनवायरमेंटल मिस्टेक्स की वजह से 1.4 बिलियन यूरोस का लीगल नोटिस गया है टाटा स्टील्स को. सो टाटा स्टील को गया है, किस कंट्री ने दिया, किस अमाउंट का है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस को कितना स्ट्रिक्टली कोई कंट्री रेगुलेट कर रहा है उसको एज अ एग्जांपल की तरह देखना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल गेट स्टार्टेड. बट बिफोर आई स्टार्ट let me give you some brief information about the products of CSAP Academy. जो न्यू फाउंडेशन बैच है APSC और UPSC दोनों के लिए वो परफेक्ट है. That will be starting soon, details of which will be available on the contact numbers mentioned here. ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, कोचिंग किया हुआ है, अभी उनको रिवाइज करना है, ब्रशअप करना है अपने नॉलेज को, क्विक रिवीजन करना है इंटेंसिवली, उनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है. उसके डिटेल्स के लिए you'll have to stay tuned with CSAP handles on Instagram as well as other social media channels. एंड अगर आपको टेलीफोनिक इंक्वायरी करनी है तो ये इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. ये प्रीफिट इनिशिएटिव है जिसका यूट्यूब लाइव वीडियो हर रोज शाम को आता है. ये एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश हो रही है जिसमें 15,000 प्लस MCQs को प्रोवाइड किया जाएगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और वो लॉजिकली सिक्वेंस्ड MCQs है. इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल तक वो सिक्वेंशियली आपको लेकर जाता है. और ये इंग्लिश और एसएमएस दोनों मीडियम में अवेलेबल है. इसका जो फ्री पोर्शन है दैट इज 3000 प्लस MCQ वो यूट्यूब पे है, और 12,000 MCQs का जो पेड सेक्शन है वो 120 टेस्ट के फॉर्मेट में एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है. और वो जो एप्लीकेशन है CSAP का वो आप इन QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन, स्पेशली हेल्थ के पर्सपेक्टिव से. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि अर्बन सेंटर्स में मलेरिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. मलेरिया तो मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर कि मलेरिया, थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं. मलेरिया जो डिसीज है वो कैसे स्प्रेड होता है? वो स्प्रेड होता है मच्छरों से. ठीक है. अब इसमें फैक्चुअल कंटेंट जो आपको याद रखना जरूरी है वो ये है कि मलेरिया सिर्फ फीमेल जो मॉस्किटोज है उनसे होता है, सिर्फ फीमेल, मेल मॉस्किटोज से नहीं होता.
ठीक है, उसमें भी फीमेल में भी जो एनाफिलिस मच्छर होता है उसकी फीमेल से होता है। अब अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो एनाफिलिस फीमेल मच्छर है जो मॉस्किटो है वो खुद डिसीज कॉज नहीं करती है, वो बस एक वेक्टर है, मतलब वो सिर्फ कैरियर है। एक्चुअल जो आपको मलेरिया देता है वो है एक पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जो विच इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया। ये जो मस्कीटो है वो सिर्फ अपने साथ उसको कैरी करता है, जब आपके ब्लड पे वो फीड करता है तब वो आपके ब्लड में ट्रांसमिट होता है। मच्छर की वजह से आपको, मच्छर इज नॉट द रीजन ऑफ योर डिसीज मलेरिया, मच्छर बस एक कैरियर है। एजेंट कौन है? ये पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। खैर ये तो हुई प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बात है। व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि जो अर्बन एंड पेरी अर्बन रीजन्स है, अर्बन सेंटर्स उसके आसपास स्लोली डेवलप होने वाले जो रीजन्स है वहां पर मलेरिया का ट्रांसमिशन हैज इंक्रीज्ड एंड इट हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड एंड इट हैज, पहले भी मलेरिया होता था लेकिन उसके जो कॉजेटिव एजेंट थे, जो उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला गया था, जो मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया गया वो रूरल सेंट्रिक है। ये वाला मलेरिया अर्बन सेंट्रिक हुआ है। ठीक है, तो इस अर्बन सेंट्रिक मलेरिया के लिए आपको रूरल सेंट्रिक जो डिसीज कंट्रोल अप्रोच है उसको मॉडिफाई करना जरूरी है। यू कैन नॉट कीप यूटिलाइजिंग रूरल सेंट्रिक मलेरिया अप्रोच इन अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज। ओके, तो इसको समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। पीएचडी या अदर पर्सपेक्टिव से हमको नहीं देखना, सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसमें कोर इश्यूज क्या दिखाई देते हैं? व्हाई हैज इट इंक्रीज? इट हैज इंक्रीज बिकॉज अर्बनाइजेशन जो है वो अनप्लान्ड है, और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से क्या होता है? स्टैग्नेंट वाटर, ब्रीडिंग साइट्स ये डेवलप होती है, क्योंकि ये जो मॉस्किटोज है ये स्टैग्नेंट वाटर मतलब मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन में ज्यादा पनपते हैं। ठीक है, सो जब आपका अर्बनाइजेशन अनप्लान्ड है तो आपका ड्रेनेज पैटर्न, सीवेज पैटर्न, सैनिटेशन पैटर्न, वेस्ट मैनेजमेंट ये सब हर तरीके से प्लान नहीं होता है, ये क्योटिक हो जाता है। कल हम अर्बनाइजेशन के बारे में आर्टिकल डिस्कस किए थे सीएनए में, वहां से आपको याद होगा कि अर्बन इकोसिस्टम जो है वो दैट हैज टू बी डायनामिक वन। कल के आर्टिकल का टाइटल था वो ओपिनियन हिंदू का। सेकंड इज वीक म्यूनिसिपल वेक्टर कंट्रोल कैपेसिटी। शहर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, क्या उस कैपेसिटी में, उस स्पीड से जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है इन सब चीजों का टेक केयर करने का? राइट, क्योंकि लेट्स से कि अगर फॉर एग्जांपल अगर फायर ब्रिगेड का काम है, अगर आपका पिछले 10 सालों में अगर गुवाहाटी से 15 स्क्वायर किलोमीटर के 15 किलोमीटर हर साइड में बढ़ गया, तो इसका मतलब कम से कम 3 लाख का पॉपुलेशन बढ़ा होगा। क्या आपका फायर ब्रिगेड जो था क्या उसमें 3 गाड़ियां भी बढ़ी है पिछले 10 सालों में? अगर नहीं बढ़ी तो इसका मतलब क्या है कि आपका फायर ब्रिगेड का जो कैपेसिटी है वो अर्बनाइजेशन के कैपेसिटी के स्पीड में नहीं बढ़ रहा है ना। सिमिलरली जो म्यूनिसिपल वेक्टर कंट्रोल का कैपेसिटी है, जो डिसीज कंट्रोल का कैपेसिटी, हैज इट ग्रोन एट द स्पीड ऑफ द अर्बनाइजेशन? इफ द आंसर इज नो तो ऑब्वियसली गैप बढ़ेगा। थर्ड इज informal settlements with poor sanitation and drainage. Fourth, surveillance gaps in fast growing cities. कहाँ stagnant water है, कहाँ कूड़ा जमा हो रहा है, कहाँ पर मच्छर पनपने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसके लिए आपको सर्वेलेंस रखना पड़ता है, इसके लिए उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन उसकी मैकेनिज्म भी तो आपकी बिल्डअप होनी चाहिए। अगर वो नहीं बिल्डअप हुआ है, इफ योर कैपेसिटी टू ऑब्जर्व इट हैज नॉट इंक्रीज्ड, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें सर्वेलेंस में गैप आएगा और वो गैप बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो है, मतलब क्लाइमेट चेंज के वजह से जो ग्रोइंग पीरियड था, ब्रीडिंग पीरियड था इन मच्छरों का, वो बढ़ गया है। मतलब अगर वो साल के 30-35 दिन का उनका 1 महीना 1.5 महीने का टाइम आता था, तो अब वो लगभग बढ़कर वो 2-2.5 महीने तक चला गया। तो द ब्रीडिंग पीरियड, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ब्रीडिंग पीरियड, the number of mosquitoes have also increased, and because the number of mosquitoes have increased, उसका possibility of converting into a health hazard increases multifold। ठीक है, ये MCQ है,
पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए. अर्बन मलेरिया possess a distinct challenge compared to rural malaria because urban mosquitoes are genetically different, urban areas lack public health institution, urbanization creates artificial breeding habitats and governance gaps, or D, malaria parasites mutate faster in the cities. The correct answer is C. Urbanization creates artificial breeding habitats and creates governance gaps. Alright. सेकेंड आर्टिकल, ये एक तरीके से क्विक रिवीजन आर्टिकल होगा. इसके बारे में वी हैव बीन डिस्कसिंग सिंस क्वाइट अ व्हाइल नाउ. आई थिंक पिछले 3-4 CNA में इसके बारे में बात हो चुकी है, बट ये रिकरिंग थीम है इसलिए हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे. ये जो ऑथर है, राइटर जो है, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया इलेक्टोरल रोल्स का 5 स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरी में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लाखों वोटर्स तमिलनाडु से कम हो गए, वेस्ट बंगाल से कम हुए, बिहार से कम हुआ. इसके वजह से क्या इश्यूज क्रिएट हो रहा है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके, इसको क्विकली रिवाइज करेंगे. अब अगर आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं याद तो मैं आपको याद दिला देता हूँ. द आर्टिकल अंडर विच the election commission is creating SIR, special intensive revision rules, is article 324 of Indian Constitution. Under article 324 of Indian Constitution, it is the responsibility of election commission to conduct free and fair elections, and as a part of it, purified, well scrutinized electoral roll, electoral election में वोटर लिस्ट होना बहुत जरूरी है. कई बार इस वोटर लिस्ट में इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक वोटर्स आईडीज ये बन जाते हैं, तो उसको प्यूरिफाई करते रहना से पीरियडिकली जरूरी है. एज अ पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज SIR हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. ये आर्टिकल क्या आर्ग्यू कर रहा है? आर्टिकल ये कह रहा है जी, ये कोर कंसर्न्स इश्यूज जो है ये हम पहले भी देख चुके हैं, बट विल क्विकली गो थ्रू इट. कि अब मैं वोटर हूं, फॉर एग्जांपल आई एम अ वोटर, तो SIR में मैं वोटर हूं, मैं जेन्युइन वोटर हूं, ये प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एक्सरसाइज ने मेरे ऊपर डाल दी है. डॉक्यूमेंट कौन दे रहा है? गवर्नमेंट. वेरीफाई कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. तो मैं एक्चुअल में हूं या नहीं हूं ये भी तो गवर्नमेंट बताए ना. आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करो कि मैं प्रूफ करूं कि मैं ही एक्चुअल मयूर हूं, राइट? तो द ओनस ऑफ प्रूविंग जो है दैट हैज बीन शिफ्टेड टू वोटर्स फ्रॉम द स्टेट. अब हर वोटर तो सेम नहीं है. Some would be educated, some would not be educated, some might know their right, some others may not know their right. तो सारे वोटर्स तो इक्वली प्लेस्ड नहीं है, ठीक है. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट है फ्रॉम स्टेट टू वोटर, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है. सेकेंड, जो जिस स्पीड में रिवीजन हो रहा है वो बहुत हाई स्पीड है, और इस हाई स्पीड में रिवीजन करोगे, मतलब रिवीजन, इलेक्शन कमीशन रिवीजन करता है वोटर लिस्ट का, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उसमें आप कुछ गलतियां करोगे. तो स्पीड इज अनदर कंसर्न. थर्ड, जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उनके लिए डिजिटल एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बैरियर की तरह बन जाता है. जो पढ़े लिखे हैं, जो स्ट्रेंथन है, वो अपना सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली भी या अदरवाइज भी कर सकते हैं. लेकिन जो एक कस्बे से दूसरे कस्बे तीसरे कस्बे मूव करने वाले हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके पास अगर ये डॉक्यूमेंटेशन का बैरियर उनके ऊपर क्रिएट हो जाता है. थर्ड, लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन मैकेनिज्म. ऊपर से जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है उसका वो रिस्क में आ गया है प्रैक्टिकली, क्योंकि लेट्स से कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से एलिमिनेट हो गया. मैंने जो मैकेनिज्म है, दरवाजा किसी का ठकठकाया कि मुझे इसका जस्टिस चाहिए, मैं जेन्युइन वोटर हूँ, मेरा नाम लिस्ट से एलिमिनेट कर दिया. अगर वो प्रोसीजर 6-7 महीने ले लेता है, 7 महीने बाद उन्होंने मुझे बोल भी दिया कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, तुम जेन्युइन वोटर हो, लेकिन वो 6-7 महीने के बीच में अगर 2 इलेक्शन हो गए, से लोकसभा का इलेक्शन हुआ या मेरे म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ, तो मेरा तो वोटर राइट जो था वो तो चला गया ना. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में मैं सेकेंडरी सिटीजन की तरह हो गया कि जिसको वोट करने का राइट ही नहीं है. तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्वेश्चन में आ गया. So try and attempt this MCQ. Please pause the video. Which of the following concern is most closely associated with SIR of electoral rolls? A. Excessive judicial interference in elections. B. Disenfranchisement
मतलब अधिकार निकल जाना वोटिंग का, ड्यू टू प्रोसीजरल एंड डॉक्यूमेंटेशन बैरियर्स, decline in voter turnout due to political apathy, and D, centralization of election administration. The correct answer would be B, disenfranchisement due to procedural and documentation barriers. This is third article. It is about the opium belt. Opium मतलब marijuana. ओपियम बेल्ट में जब बात हो रही है तो उसमें सिर्फ मैरिजुआना की बात नहीं हो रही, डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स की भी बात हो रही है. ये आर्टिकल से हमको दो चीजें देखनी है. फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्यूनास क्या है, कोर्ट क्या कह रहा है, जुडिशियरी क्या कह रही है, इसको समझना है. और दूसरा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि ये ओपियम बेल्ट होता क्या है. एक ओपियम ट्रायंगल है जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, दूसरा कहा जाता है एक गोल्डन क्रिसेंट. तो ये ज्योग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है, ये हमारे लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑफ पुलिस एक्शंस अंडर नार्कोटिक्स हैव बीन क्वेश्चन्ड और रिव्यूड बाय जुडिशियरी, और उसमें दे हैव अट्रैक्टेड अटेंशन टुवर्ड्स the opium growing regions and the enforcement practices of the law and order mechanism, law and order system. तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये ग्लोबली कहाँ पर है, फिर देखेंगे कि इंडिया में कहाँ पर है. और अच्छा, शायद यहाँ से वो मिसप्लेस हो गया. चलो मैं आपको बता देता हूँ. जो ग्लोबली है वो है गोल्डन क्रिसेंट. गोल्डन क्रिसेंट, क्रिसेंट का मतलब होता है ऐसे चांद की तरह जो होता है ना, ये होता है क्रिसेंट मून. तो ये गोल्डन क्रिसेंट इंडिया के वेस्ट में है, जिसमें है ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. दूसरे साइड में है गोल्डन ट्रायंगल. गोल्डन ट्रायंगल इंडिया के ईस्ट में, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार एंड कंबोडिया. ये इन दो गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, इन दोनों के बीच में फंस गया है इंडिया. अब फंस गया इंडिया मतलब वो ज्योग्राफिकली फंस चुका है, बट अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, बिकॉज वी शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार. म्यांमार इज अ पार्ट ऑफ म्यांमार, लाओस, थाईलैंड ट्रायंगल, एंड यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान. इसके भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया से कनेक्टेड है. तो सिंस इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद गोल्डन ट्रायंगल एज वेल एज गोल्डन क्रिसेंट, इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है. अब इंडिया में मध्य प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट है और राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये 2 डिस्ट्रिक्ट, और मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट. इन 4 डिस्ट्रिक्ट में लीगली अफीम मतलब ओपियम उगाया जाता है, उसकी खेती होती है, और ये लीगली होता है, मतलब लाइसेंस दिया जाता है, क्योंकि उस अफीम का, उस ओपियम का मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होता है. तो ये तो हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से इस ओपियम बेल्ट को टाइटनिंग करने की क्यों जरूरत है. एक, ये जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है ना अरगम अंडर नार्कोटिक्स लॉ, नार्कोटिक्स लॉ जो है उसके अंदर जो स्ट्रिक्ट रूल्स है उसको मिसयूज करके, उसको बाईपास करके नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले कुछ लोग ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि वो इलीगल तरीके से इससे पैसा कमाते हैं. इसके लैक्यूनस को देख के जो ड्रग डीलर्स है वो उसका फायदा उठाते हैं. सेकंड, जब कोई टीम सर्च करने जाती है, सीजर करने जाती है या अरेस्ट करने जाती है, तो उसमें जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, दैट प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है. They have been observing procedural lapses during their search and seizure operations. जो ट्रेडिशनल ओपियम बेल्ट है, जो कि मैंने राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, और मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मर्स है जो जनरेशन से ओपियम ग्रो करते हुए आ रहे हैं. इन ओपियम ग्रोवर्स जो फार्मर्स है, उनकी लाइवलीहुड के ऊपर वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो जाती है. अगर आप उनके लाइसेंस, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, उसके बीच में अगर आप
स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते हो तो दे आर डूइंग इट फॉर द मेडिसिनल पर्पज। फोर्थ, जो लोकल कम्युनिटीज है और जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है इनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। लास्ट वन, अकाउंटेबिलिटी जो है इट इज ऑन द वीकर साइड। लीगल सेफगार्ड्स बहुत दिए गए, ऑन ऑल द साइड्स दे हैव लीगल सेफगार्ड्स, लेकिन उस लीगल सेफगार्ड्स के ऊपर कौन कितना खरा उतर रहा है, कौन कितना ज्यादा काम कर रहा है, कौन कितना अच्छे से कर पा रहा है, कौन लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, इसकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है वो बहुत वीक है। ठीक है, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व द एमसीक्यू। प्लीज पॉज द वीडियो। Which principle is most at risk when procedural safeguards under narcotic laws are diluted? Separation of power, presumption of innocence, federalism या collective responsibility? Correct answer is B, presumption of innocence. Next article is the silent scourge strangling the childhood in Andhra Pradesh. This article deals with early child marriages in Andhra Pradesh. It has been observed कि उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है and it has become a real cause of concern. Several legal framework already exist. बहुत सारे लॉज है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, फिर भी चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश में जिसमें एबनॉर्मली हाई नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हुए अर्ली मैरिजेस का, मतलब चाइल्ड मैरिजेस का। नाउ फ्रॉम इंडियन सोसाइटी पर्सपेक्टिव वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्या सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन होने से चीज़ें ठीक हो जाती है? कई बार सोशल नॉर्म्स जो, सोशल ट्रेडिशन जो, वो लीगल सर्कमस्टेंसेस, लीगल कंडीशंस को ओवर पावर कर जाती है, उनके आगे निकलकर वो सोशल जो आपका ट्रेडिशन रहा है, कल्चर रहा है, वो परसिस्ट कर जाता है। ये इसमें हम कोर इश्यूज में वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ परसिस्टेंस, दैट मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल नॉर्म्स ओवरराइडिंग लीगल प्रोहिबिशन। बहुत सारे केसेस में पॉवर्टी एंड इनसिक्योरिटी रिगार्डिंग बॉडीली ऑटोनॉमी, मतलब बॉडीली ऑटोनॉमी इन फीमेल, ये तो एज गुड एज एब्सेंटी होती है बचपन में। तो कौन 18 तक वेट करे, कौन 21 तक वेट करे, जैसे ही वो एलिजिबल हो जाए, जैसे ही दे कंसिडर के पीरियड आना शुरू हो गए तो विद इन अ स्पैन ऑफ ईयर और सो उनकी शादी करवा देता है, बायोलॉजिकली उसको कंप्लीटली फिट भी होने नहीं देता। ये होता है बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी एज वेल एज इनसिक्योरिटी, और जो सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है उसके वजह से। जो there exists a gap in awareness about legal age and what it can lead to, the consequences of early marriage, इसके बारे में पता ही नहीं है ना। ट्रेडिशनली जैसे होता है वैसे ही करना है। ज्यादा दिक्कत होती है मास वेडिंग सीजन जो होता है, जिसमें वेडिंग सीजन में कई बार आपने अगर देखा होता है कि सामूहिक विवाह होता है, 25-30 कपल्स की शादी एक साथ हो रही है। ऐसे जो सामूहिक विवाह होते हैं, मास वेडिंग जो प्रोसीजर्स होता है, वहां पर लास्ट माइल मॉनिटरिंग सिस्टम पहुंच नहीं पाती है। अगर पहुंच भी गई तो एक्यूरेसी से उसको जज नहीं कर पाती है, एंड दैट लीड्स टू नॉन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। फिर एजुकेशन को एक्सेस कम है, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, एंड देन सोशल सपोर्ट सिस्टम फॉर गर्ल्स इज वेरी वीक इन मोस्ट ऑफ द रूरल areas of India. Please pause the video and try and solve this MCQ. Which factor most commonly sustains the practice of child marriage despite legal protections? Absence of penal provisions, judicial delays in prosecution, C, socio-economic vulnerability and social acceptance, या D, lack of international conventions. The correct answer would be C, socio-economic vulnerability and social acceptance. This is the last article. आर्टिकल जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से है। हुआ ये कि टाटा स्टील की एक सब्सिडियरी है,
जो यूरोप में काम करती है। तो नेदरलैंड्स में बहुत सारे अलग अलग सिविल सोसाइटी, अलग अलग लोगों ने बहुत सारे केस फाइल किया है टाटा स्टील के उस सब्सिडरी के अगेंस्ट, क्लेमिंग कि उस सब्सिडरी ने एनवायरमेंटल लॉस को फॉलो नहीं किया, एनवायरमेंटल लॉस करवाया है, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन करवाया है। एंड सिंस नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूरोप आर वेरी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ देयर एनवायरमेंट, पहले तो गंद उन्होंने ही मचाई, लेकिन अब चलो वो प्रोटेक्ट कर रहे तो ठीक है, तो they have collectively filed a petition against the subsidiary of Tata Steel, और जिसमें 1.4 बिलियन यूरोस का लीगल नोटिस मिला है टाटा स्टील्स को। कोर इशू क्या है? कॉर्पोरेट लायबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन अब्रॉड। टाटा स्टील इंडिया में, लेकिन एनवायरमेंटल पोल्यूशन वहां पे क्या उनके सब्सिडियरी ने, तो उसके ऊपर कॉर्पोरेट के ऊपर लायबिलिटी आ चुकी है। यूज ऑफ कलेक्टिव एक्शन मैकेनिज्म, एक इंसान ने फाइल नहीं किया ना, बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग सिविल सोसाइटीज, अलग अलग लोगों ने मिलकर इसको फाइल किया, एनजीओज वगैरह ने मिलकर फाइल किया इन एनवायरमेंटल जस्टिस। देन राइजिंग रोल ऑफ ट्रांसनेशनल लिटिगेशन, पहले सिर्फ नेशनल लिटिगेशन होता था, इस देश में हुआ, इस देश के लीगल सिस्टम में होता था, लेकिन अब ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो ट्रांस बाउंड्री है, ट्रांसनेशनल है, तो लिटिगेशन भी ट्रांसनेशनल होगा। अब कंप्लायंस चैलेंजेस है with stricter environmental norms in developed economies, and now it has also led to the financial and reputation risk of the corporations। जैसे कि यहाँ इस केस में टाटा है, लेकिन ये किसी और कंपनी का भी हो सकता है, तो फाइनेंशियल रिस्क तो है ही, लेकिन रेपुटेशन के ऊपर भी रिस्क आ गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस एमसीक्यू। These are the smart books now available in ASMEscript. You can access these by contacting on the number mentioned here. Thank you so much. आज का प्रीफिट थोड़ा जल्दी है, लाइव वीडियो जो है अपना वो 4:45 बजे ही स्टार्ट होगा, तो स्टे ट्यून। 4:45 बजे मिलते हैं। आज का टॉपिक इंडियन पॉलिटी है, 2 चैप्टर्स है जिसके डिटेल्स आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिल गए, सो विल कम एंड विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर।